हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका एक और मजेदार वीडियो में, जो कि क्लास 10th के लिए है सामाजिक विज्ञान। आपको बस इतने टॉपिक पढ़ लेना है, जिसके बाद आपका पूरा कह सकते हैं 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमें क्या पढ़ना है और किस किस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मानते हुए पढ़ेंगे तो हमारा क्लास 10th में अच्छे से अच्छा नंबर आएगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, आपका पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ठीक है, अब 20 दिन और बचा है बस। ठीक है, 20 दिन और बचा है, जिससे आप अगर पढ़ लेंगे अच्छे से तो अच्छा नंबर आ जाएगा प्यारे रसगुल्लो, नहीं तो आपका नंबर परसेंट गड़बड़ा सकता है। ठीक है, गड़बड़ा सकता है। आइए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, कौन सा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस 2025 बोर्ड, पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, बस पूरी किताब के संपूर्ण महत्वपूर्ण आज प्रश्न लेकर आए हैं, संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर के आते हैं। तो आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। बस आप इतना तैयार कर लीजिए, आपका 65 से 70 तक नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर 1 क्या कह रहा है। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूरोप का एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये पहले चैप्टर में ही है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है। सन 1789 ईस्वी का, सन 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण, प्रथा तथा प्रभाव बताइए। जो सन 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे जिसके कारण यह क्रांति हुई, और इसका प्रभाव भी बताइए, क्या क्या प्रभाव पड़ा इस क्रांति को होने से। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप इसको तैयार किए होंगे, नहीं तैयार किए हैं तो बस आप एक कमेंट कर दीजिएगा, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तीसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है। इटली का एकीकरण, हमने क्या कहा, जर्मनी का एकीकरण, फ्रांस का एकीकरण, इटली का एकीकरण। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो आपको बहुत अच्छा खासा नंबर दिला कर जाता है। तो ये भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पूरे 7 नंबर के आएंगे। ठीक है, कितने नंबर के आएंगे, पूरे 7 नंबर के आएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके परसेंट बनाने में। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो ऐसे आप तैयार कर लीजिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किए गए 7 जो आंदोलन थे, जितने आंदोलन थे, 7 थे, 5 थे, 4 थे, कुछ भी जितना आपको पता हो, नहीं पता हो तो गूगल से निकाल लीजिएगा, और नहीं तब भी नहीं आएगा तो हमें बता दीजिएगा, हम आपके कमेंट पिन में पिन कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए पांचों क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन। देखिए हमने क्या कहा, अगर आप सभी आंदोलन तैयार कर लेंगे तो ये सब आंदोलन उसी में ही छिपे हुए हैं। ठीक है, तो आप ये कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन सन कितने में चला था। तो असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। तो असहयोग आंदोलन किस कारण से हुआ था और उसका परिणाम क्या निकला, क्या उसका परिणाम सही था या गलत था, इसके बारे में आपको बताना है। यदि आप बता देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 नंबर। ठीक है, आइए देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन। महामंदी के कारणों का लिखिए, महामंदी के कारणों को लिखिए। महामंदी क्या होती है, महामंदी जब होती है तो क्या कारण होते हैं और उसका कारण से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके भी आप पूछ सकता है कि महामंदी के कारणों को बताते हुए उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप समय न व्यतीत करते हुए ये सब तैयार कर डालिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 70 आउट ऑफ 70 ला सके। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बनाए गए, देखिए 19वीं शताब्दी के में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बनाए गए 3 प्रवाह होते हैं। कौन कौन से प्रवाह होते हैं इसे आप कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। 3 प्रवाह का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन वुड्स हो गया, 2-3 वुड्स होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कह सकते हैं कि इसका
अंतर बता स्पष्ट करते हुए समझाइए, ये भी पूछ सकता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा तथा रोकथाम, मृदा तथा रोकथाम मतलब मृदा है उसका जो कटाव धीरे धीरे अपरदन हो रहा है, अपक्षय हो रहा है, उसको किस प्रकार से रोका जाए, ये भी आपको बताना होगा। हमें तो पता है, आपको नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिएगा, पूरा सोल्यूशन लाएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जैव तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और एक संसाधन और भी हो सकते हैं, प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संसाधन, नहीं, जैविक तथा अजैविक संसाधन हो गए, ठीक है। उसी प्रकार हो गया नवीनीकरण संसाधन तथा अनवीनीकरण संसाधन के 5 महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसको भी आपसे पूछ सकता है पूरे के पूरे 5 नंबर में या 7 नंबर वाले क्वेश्चन में। 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। जैव विविधता किसे कहते हैं? इसका क्या बताना है, महत्व बताना है। देखिए मृदा अपरदन हमने बताया ना इसमें, तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा लगातार मिट्टी के कटाव को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन कितने प्रकार के होते हैं? मृदा अपरदन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे वायु मृदा अपरदन, जल मृदा अपरदन तथा ऐसे कई प्रकार के मृदा अपरदन होते हैं, ठीक है। इसे आप तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 राज्यों का नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 हम आपको बता दे रहे हैं, गुजरात, बाकी आप अपने से सर्च करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुउद्देशीय परियोजना लाभ तथा हानि बताइए। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, बहुउद्देशीय परियोजना का क्या लाभ है और उनसे क्या हानि होती है, इसे आप अगर स्पष्ट कर देते हैं प्यारे रसगुल्लों, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 4 से लेकर 5 नंबर के बीच में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय कृषि के ये सब हमारे जियोग्राफी में है, समझ लीजिएगा। ये जो था ये हिस्ट्री में नहीं, इतिहास में था, ये सब क्वेश्चन भूगोल के हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, भारतीय कृषि के कोई 3 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं, हम तो 5 बता दें, देखिए आप 3 बता पाते हैं कि नहीं। अगर आप 3 बता ले गए, समझ जाइएगा आप टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, धान की खेती जिसको हम चावल बोलते हैं, चावल की खेती जिसको बोलते हैं उसको हम धान बोलते हैं। धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए, अर्थात धान की खेती के लिए हमें अधिक पानी की आवश्यकता होती है। नंबर 2, धान जो होता है वो नदी के तटीय क्षेत्रों में, अर्थात कह सकते हैं जलोढ़ मृदा में होता है ज़्यादातर। तो आप इस प्रकार कुछ लिख डालिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। जैसे आप गांव के हैं तो आप जानते ही होंगे धान को उपजाने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है। फिर तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो कृषि के 3 प्रमुख समस्या, नंबर 1, लगातार कृषि के भूमि में जो खाद डालने से भूमि की जो उर्वरता शक्ति है वो घटती चली जा रही है। बाकी 2 आप बताएंगे कहाँ पर, कमेंट में, ठीक है। नंबर 18 कह रहा, परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधन क्या होते हैं। तो हमने आपसे कहा था ना कि परंपरागत और गैर परंपरागत या अपरंपरागत तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, देखिए आ गया है। ये पूरा जाएगा पूरा 4 नंबर का। कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो ये आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। उसी प्रकार ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन कीजिए, ये भी आ सकता है। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण बताइए। जल परिवहन पूछा जा सकता है, सड़क परिवहन पूछा जा सकता है और वायु परिवहन पूछा जा सकता है। और उनके कोई 3 महत्व, 3 हानियां या 3 कमियां भी पूछी जा सकती है। तो ये हुए 20 क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं हम इसके आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे खासे नंबर दिला सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है। आइए देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है परिवहन तथा संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिवहन क्या होता है, जिसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और संचार क्या होता है, जिसको हम पहले बोलते थे दूरदर्शन, ठीक है। क्या बोलते थे? दूरदर्शन। तो वो क्या होता है, इसको समझाइए, इनके बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आप अंतर स्पष्ट कर देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। समझ लीजिएगा यह कितना क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है।
नंबर 22, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार का निर्माण करती हैं, उन्हें ही कहते हैं गठबंधन सरकार। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे इस बार बीजेपी की बहुत सारे दलों से मिलकर गठबंधन सरकार बनी हुई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनडीए। ठीक है, आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद क्या होता है? संघवाद से आप क्या समझते हैं? संघवाद के कितने भेद होते हैं? संघवाद कितने प्रकार के होते हैं? ये सब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 3 नंबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1992 के संविधान संशोधन के पहले व बाद के स्थानीय शासन के दो अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जब 1992 ईस्वी में संविधान में संशोधन हुआ था, तो संविधान संशोधन जब नहीं हुआ तो उसके पहले तब तथा जब संविधान संशोधन हो गया उसके बाद क्या स्थानीय शासन की व्यवस्था क्या थी, अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है, दो अंतर बताना है। ठीक है, जैसे 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा भारत के विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? जो अब भारत में महिलाएं, पहले भारत में विधायक महिला बहुत ही कम होती थी, परंतु अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो भारत में विधायक महिलाओं की क्या प्रतिनिधित्व रहता है सरकार में, इसको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए भारत में किस तरह की अभी भी भारत में किस तरह की अभी भी जातिगत असमस्याएं पाई जाती हैं? तो जैसे छुआछूत हो गया, अनटचबिलिटी हो गया। ठीक है, SC ST एक्ट में होता है ना कि मतलब कि छुआछूत होता है जैसे, हाँ, और उसी प्रकार जैसे कि भेदभाव हो गया कि तुम मेरे जगह यहाँ मत बैठो, नहीं अगर दूषित हो जाएगा, मेरे कुआं का पानी मत पियो, नहीं। तो इसको बताना है। जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद भी जातिगत असमस्याएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी जातिगत असमस्याएं पाई जाती हैं, इसे आपको लिखना है। आप आ जाएंगे पूरे 2 या 3 नंबर। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है? लोकतंत्र जो होता है किस प्रकार उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है, इसको बताइए, समझाइए, जिससे यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है हमारे कह सकते हैं षष्ठी का। ठीक है, सॉरी, जिसको आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। 28 नंबर क्या कह रहा है। लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो जो लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियां होती हैं निम्नलिखित प्रकार की, उसका वर्णन करना है। उसी प्रकार संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? ऐसा कार्य जिसको कई लोग मिलकर या संगठन बनाकर पूरा किया जाता है उसे कहते हैं संगठित कार्य। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको बताइए। नंबर लास्ट 31 नंबर, ऐसे कारणों की चर्चा करें जिसमें अभी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता मतलब जैसे कि उसके बाट में कम तौल करना। ठीक है, जैसे कि 30 रुपए का सामान है तो 32 या 35 में देना। ठीक है, उसी प्रकार उनके सामानों में मिलावट करना। तो यही सब होता है उपभोक्ताओं का शोषण। उम्मीद है प्यारे रसगुल्लों आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लेकर आते रहेंगे इसी तरह महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए